हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेंडेस एडू। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपके साथ में लगातार रीजनिंग एंड मैथ्स के लेक्चर भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो अभी करंट में मैं आपके साथ जो प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके एसएससी फार्मासिस्ट के हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का पैटर्न है यही मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो अभी जो काफ़ी सारी नई वैकेंसी आई हैं, एक एम्स सीआरई की वैकेंसी आई है और जो भी वैकेंसी आई है उनके लिए जो मैथ्स एंड रीजनिंग होगा तो उसके लिए एक मिक्स प्रैक्टिस अलग से चला दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे उसके होंगे, सीआईएसएफ फार्मासिस्ट एक वैकेंसी आई है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे उसका सिलेबस क्या है, अगर कुछ अलग होगा, चेंजेस होंगे, तो एक मिक्स प्रैक्टिस सेट हम लोग चला लेंगे। तब तक अभी हम लोग जो है एसएससी फार्मासिस्ट वाले रीजनिंग को ही कंटिन्यू करते हैं। हालांकि रीजनिंग में कुछ अलग नहीं है, बस इस वाले एग्जाम में, ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम में आपको थोड़ी सी एनालिटिकल रीजनिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर आज का है 6। प्रैक्टिस सेट है आपका 6। ठीक है, एंड एक मोटिवेशन कोट लिखा है, सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। सक्सेस केवल उनके पास ही आती है जो सक्सेस को ढूंढने के लिए ही बिजी रहते हैं। ठीक है, अन्य काम को छोड़कर केवल सक्सेस के पीछे ही भागना है, तो एक ना एक दिन आपको धीरे से सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, बस तब तक के लिए आपको पेशेंस के साथ अपना वर्क करते रहना है, आपको अपना हार्ड वर्क भी करते रहना है। ठीक है, तो आपको एक ना एक दिन धीरे से आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, इसको सबसे पहले आप रीड करेंगे। ये एक हर सेट में एक सवाल मिला था जो कि थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछा करते थे। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट मेथड था यूजुअली बच्चों को नहीं आता था, तो मॉक में इसका अटेम्प्ट रेट जो रहता था 2% 1% ही रहता था, है ना। ये नए सारे क्वेश्चन थे, नए नए टाइप के क्वेश्चन थे, इससे पहले कभी नहीं पूछे जाते थे। आ यूनिवर्सिटी यूजेज आ रोल नंबर सिस्टम, एक रोल नंबर सिस्टम यूज करती है जिसमें बोल रहा है कॉलेज 3, ईयर 2, स्ट्रीम 2, सीरियल 4। ठीक है, ये 4 सिस्टम इसमें यूज होता है, कॉलेज, ईयर, स्ट्रीम एंड सीरियल। इफ देयर आर 150 कॉलेजेस, 5 ईयर ऑफ कोर्सेज, 150 कॉलेज हैं, 5 साल के कोर्स हैं और 25 स्ट्रीम्स हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफाइड स्टूडेंट आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो भी कॉलेज के दिए हैं, कितने कॉलेज दिए 150, कितने ईयर्स दिए 5 और कितने स्ट्रीम्स दिए 25 स्ट्रीम्स दिए। ठीक है, 25 स्ट्रीम्स दी हैं एंड जो हमें सीरियल दिया है यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो इसमें हम एक बार 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता है कि 15 5 हो गया 75 और 75 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 का। ठीक है, 25 5 125 और 6 150, 7 हो जाएगा 175, तो ये हो गया 5 5 to 7 1875 1875। यूनिक सीरियल कोड निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सीरियल कोड भी चाहिए, तो सीरियल कोड निकालने के लिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 1875000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी कॉलेज, ईयर्स एंड स्ट्रीम्स का भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1875 एंड 000 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हैबिट हो गई होगी इस क्वेश्चन को करने की, एड्रेस मैचिंग का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको देखें और बताएं इसमें कौन से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए फटाक से सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि जब एड्रेस मैचिंग करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस मैचिंग ये जो दिया ना पिन कोड, इस पर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 284001 204001 284001 284001। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, डिजिट या जो नंबर्स दिए हो ना पहले उसको देखना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 81 लिखा है, यहाँ 91, यहाँ 81 और यहाँ पर भी 81, तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर 2, ये भी करेक्ट हो गया। सॉरी, ये भी एलिमिनेट हो गया। जो दूसरा एड्रेस है ये भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास एड्रेस 1 और 4 जो बचेंगे, 1 और 4, यानी कि आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 और 4 जो एड्रेस बचेंगे ये हमारे करेक्ट आंसर अपने हो जाएंगे। ठीक है, ये सेम एड्रेस होंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑड वन आउट का है क्वेश्चन। ठीक, ऑड वन आउट, इसको आप सॉल्व करेंगे फटाक से। आप बताइए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, एक बार क्वेश्चन देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपको इन सब की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। आप जब मॉक टेस्ट भी देंगे ना, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे रीजनिंग का सेक्शनल में, ठीक है, तो आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, फटाक से सॉल्व करिए इसको।
इसमें जो लॉजिक लग रहा है पहले में देख रहे हैं कि 6 से जा रहा है अपना 5 की तरफ। ऑप्शन नंबर बी जो है ये 21 से 43 जा रहा है, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, हो गया 42 और प्लस 1 हो गया 43। 25 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो गया आपका 51, ठीक। और 29 2 जा होता है 58, 2 कर दिया कितना आया 58 और प्लस 1 किया तो आपको क्या मिल गया 59 मिल गया, ठीक। तो वी भी करेक्ट है, सी भी इसी लॉजिक पे है, डी भी इसी लॉजिक पे है। तो जो अपना ऑप्शन नंबर ए है 6 2 जा 12 प्लस 1 13 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 6 से 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं आपको हर बार हर वीडियो में हर लेक्चर में यही बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जब मैं आपके सामने ये लेक्चर आपको, जब आप लेक्चर देखें तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें, पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके बाद में सोल्यूशन देखें, ठीक। और प्रैक्टिस ही, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपकी टाइम में प्रैक्टिस करने की वो बात नहीं बन पाएगी, है ना। तो टाइम में प्रैक्टिस भी करनी है और अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज, ठीक है। तो लेटर सीरीज को ऐसे कर लेते हैं 4 5 प्लेस वैल्यू, जी हो गया 7 और जे हो गया 10। 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10, यानी कि 10 के आगे जो आएगा वो 14 आएगा। 14 का मतलब होता है एन। एन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ऑड वन आउट, इसमें ऑड वन आउट फाइंड करने हैं। अब जरा आप पढ़ाइए, जरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अनमोल सर ने आपको ये वाले टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। रिवर्स दी गई है आपको, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, महानदी और नर्मदा, ये सारी रिवर्स दी गई है, ठीक है। तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी और नर्मदा, ये चारों रिवर्स जो है ये चारों पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, साउथ की रिवर है ये। और जो गंगा है ये नॉर्थ में बहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा इज द करेक्ट आंसर। गंगा ऑड वन आउट है क्योंकि ये जो रिवर है ये पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, नीचे साउथ इंडिया में बहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखेंगे 4 से जा रहा है, 4 से किसकी तरफ जा रहा है, 4 से 20 की तरफ जा रहा है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं। और इसका एक लॉजिक ये भी होगा, ये नहीं होगा तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, ये क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 4 5 जा हो गया 20। अगर हम इसमें 8 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा 40। और अगर हम 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 करेंगे, 8 प्लस 1 तो 8 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 8 जा होता है 72। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है अपना, कि जो 40 है ये आपके ऑप्शन में है। तो हम इसी को टिक करेंगे, 40 अपना लगाएंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बेसाल्ट, डक्कन प्लेट्यू, ग्रेनाइट कहाँ पे होता है। अब आप इसको बताएंगे ग्रेनाइट कहाँ पे होता है, फटाक से बताइए। जो बेसाल्ट रॉक होती है ना, ठीक, चट्टाने, चट्टाने अनमोल सर आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा दी होंगी शायद से। तो जो बेसाल्ट है ना, बेसाल्ट ये डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है, ठीक। इसी तरीके से जो ग्रेनाइट है ना अपना, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। बेसाल्ट रिलेटेड है किससे, डेक्कन प्लेट्यू से, और जो ग्रेनाइट है वो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व करिए, मैं आपको टाइम देता हूं थोड़ा सा। सॉल्व करिए फटाक से। क्वेश्चन पहले रीड करना है, इसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन देखनी है कि आपको किसका किसका हमें मेल या फीमेल पता चल रहा है, जेंडर आइडेंटिफाई करना है, जनरेशन गैप आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। मैंने इसका लेक्चर कॉन्सेप्ट के साथ अपलोड किया, आप फटाक से क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए। बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटो, एक फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए मैंने मान लिया कि ये एक फोटो हो गई, ये एक व्यक्ति की फोटो हो गई। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए सेज, ए ने कहा सी इज द मदर ऑफ माई फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर। सी इज द मदर ऑफ, यानी कि ये फीमेल है। सी इज द मदर ऑफ माई फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर। इसके जो पापा होंगे, इसके पापा की ओनली ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। मतलब इसके पापा का ये ए जो है वो लड़का हो गया और लड़के की जो बेटी हो गई
ये कौन हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई। सी इज द मदर ऑफ माई फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये बेटी है और उसकी मदर है, जिसकी फोटो की तरफ ये देख के इशारा कर रहा है ये बंदा, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू ई, जो वुमेन है वो ए से कैसे रिलेटेड है। जब आप ए से उस वुमेन की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे ये वाइफ है उसकी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी, वाइफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे इजीली। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आना चाहिए, सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक। पहले हमने बताया कि जब आपको सीरीज का क्वेश्चन दिखे तो आप एक बार वर्क कर सकते हैं किस पे, डिफरेंस पे। 2 + 1 3, 3 4 और 7, ठीक है। अच्छा, आपको एक लॉजिक यहां से मिलेगा, क्या लॉजिक मिलेगा कि ये दोनों को ऐड करके नेक्स्ट वाला आपने बना दिया और इन दोनों को ऐड करके हमने नेक्स्ट 7 डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम 7 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो किसका डिफरेंस मिलेगा, 11 का डिफरेंस मिलेगा। इन वाले क्वेश्चंस पे जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ लिया और उस पर ही वर्क करें। आप देखेंगे कि कोई बंदा एक कॉन्सेप्ट सोच के सेम आंसर निकालना है, कोई बंदा जिसके माइंड में डिफरेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिट कर गया वो उस तरीके से आंसर निकालना है। तो इस पे ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस पे होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब मैंने 7 + 4 का डिफरेंस ये इसको ऐड कर दिया, अब देखते हैं इसको ऐड करके तो हमें मिलेगा 28, ठीक। 28 अपना ऑप्शन भी दिख रहा है कि मुझे 28 है, ठीक। अब मैं जब इस सीरीज को डायरेक्ट देखूंगा, सीरीज लिखिए 2 3 6 10 एंड 70, ठीक। आप देखेंगे 3 + 2 होता है 5, 5 में +1 ऐड कर दिया तो ये टोटल 6 बन गया, ठीक है। 6 + 3 होता है 9 और 9 में 1 ऐड कर दिया तो ये टोटल क्या बन गया, 10 बन गया। इसी तरीके से ये मुझे 10 + 6 16 था, +1 ऐड कर दिया क्या बन गया, 17 बन गया। और इसी तरीके से 10 + 17 हो गया 27 और 27 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। आपने देखा कि मैंने 2 डिफरेंट मेथड यूज करे लेकिन हमारा जो आंसर आया वो सेम आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप जो लॉजिक सोच रहे हैं वो लॉजिक करेक्ट है और एक जो दूसरा बंदा सोच रहा है वो लॉजिक करेक्ट है, आपके दोनों के आंसर ऐसे आ रहे हैं जो इस विकल्प में प्रेजेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन एसएससी के फिर आप उस पर ऑब्जेक्शन डाल देंगे, है ना, तो वो क्वेश्चन के सबके नंबर बराबर बराबर मिल जाते हैं, ऐसा होता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट है और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट स्ट्रेंथन दिस व्यू पॉइंट, कि इस व्यू पॉइंट को इसमें से सबसे ज्यादा क्या स्ट्रेंथन, क्या मजबूत बना रहा है। आप रीड करें और आंसर निकालें इसका। बोल रहा है साइकोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, हैबिट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस एडल्ट डिसीजन मेकिंग मोर देन बी रियलाइज। क्या है कि चाइल्डहुड के दौरान जो हैबिट्स बनाई जाती हैं, चाइल्डहुड के दौरान जो हैबिट्स हमारी डेवलप हो जाती हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग की हैबिट्स, तो वही जब हम लोग अडल्ट हो जाते हैं तो वही हैबिट्स को हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। वही हैबिट्स हम लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग उसी हिसाब से करेंगे जैसे हम लोग चाइल्ड बचपन में होता था, थोड़ा वही बोलना चाह रहा है ये कि हैबिट्स फॉर्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के दौरान जो हैबिट्स बनती हैं इन्फ्लुएंस एडल्ट डिसीजन मेकिंग, वही इन्फ्लुएंस करती हैं कि एडल्ट होने पर डिसीजन मेकिंग हमारी कैसी रहेगी, है ना, मेकिंग मोर देन बी रियलाइज, ठीक है। कुल मिला के ये कहना है कि जो बचपन में हम लोग हैबिट्स सीखते हैं उन्हीं से अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो अफेक्ट होती है। अब देखते हैं इस व्यू पॉइंट को क्या जो है सपोर्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है, मोस्ट एडल्ट्स रिमेंबर देयर चाइल्डहुड रूटीन्स क्लियरली, नहीं, क्या रिमेंबर है आपको चाइल्डहुड रूटीन, नहीं। एडल्ट्स हु वर इनकरेज्ड टू रीड एज चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू एंजॉय रीडिंग, ये हो सकता है। क्या बोल रहा है, एडल्ट्स हु वर इनकरेज्ड टू रीड एज चिल्ड्रन, जिनको इनकरेज किया गया था बचपन में पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ाई जिसने बचपन जो हाँ रीड करने के लिए जिसको इनकरेज किया गया था, आर मोर लाइकली टू एंजॉय रीडिंग, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो बच्चे बचपन में भी पढ़ना एंजॉय करते थे हो सकता है वो एडल्ट होकर भी पढ़ना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, है ना। तो ये जो व्यू पॉइंट है ये अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है।
चिल्ड्रन इमिटेट देयर पीयर्स मोर देन पेरेंट्स, नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। इमिटेट मतलब कॉपी करना, और इनके पीयर्स रिलेटिव वगैरह को नहीं। डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्स विथ एज एंड एक्सपीरियंस, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो जो अपना ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर है। इस स्टेटमेंट को करेक्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, adults who were encouraged to read as childhood are more likely to enjoy reading। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन आप बताएंगे 11 क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, बताइए फटाक से। इलेवन क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें जो DXB है, फिर GSI है, फिर JNP है और MIW है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, आप प्लेस वैल्यू लिख लीजिए सिंपल। डी की जो प्लेस वैल्यू होती है 4, 24 एंड 2। जी की हो गई 7, 19, 9, 10, 14, 16। एम की हो गई 13, 9, 23। अब आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है, आप देख लें, ये जो पहला है ना, वह लेट अपना D, G, J और M, इधर प्लस का 3 ऐड हो रहा है, प्लस का 3 ऐड हो रहा है, तो मैं इधर प्लस का 3 ऐड कर दूंगा तो मुझे 16 मिल जाएगा। इधर माइनस का 5 हो रहा है, माइनस का 5, माइनस का 5, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस का 5 कर देंगे, आपको मिलेगा 4। और इधर प्लस का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस का कर रहे हैं 7। जब आप 23 में प्लस का 7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा P, D और, क्योंकि 26 पे आपको क्या मिल जाता है, जेड मिल जाता है, और इसके बाद जब आप 4 इसमें ऐड करेंगे तो वो ए से चालू हो जाता है। P, D, D इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे और आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 जो है अपना डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन सेंस सॉल्व करिए फटाक से, रीड करें और सॉल्व करें, फटाक से सॉल्व करें। बोला अ पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ। एक पर्सन सपोज यहाँ पर खड़ा था और आपको डायरेक्शन ये पता होनी चाहिए। डायरेक्शन हमें अपनी होती है टोटल 8। ये हो गई नॉर्थ और ये हो गई साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक, और जो ये वाली डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ ईस्ट। इधर ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, और इधर साउथ वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये टोटल 8 डायरेक्शन होती है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ। एक पर्सन स्टार्ट हुआ और नॉर्थ की तरफ उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। देन 6 किलोमीटर टू द ईस्ट, और यहाँ से 6 किलोमीटर गया वो ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर गया। देन 2 किलोमीटर टू साउथ, और वो यहाँ से 2 किलोमीटर गया किसकी तरफ, साउथ की तरफ। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन हिज फाइनल पोजीशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। यानी कि आप एक चीज देखिए, यहाँ पर भी 6 होगा तो ये 2 किलोमीटर चला आया, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी अभी तक क्या रही होगी, 6 रही होगी। अब ये 2 किलोमीटर चला आया यहाँ पर, ये टोटल 10 थी, 2 ये हो गई, तो ये कितनी बची, 8। अब आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। ठीक, क्योंकि सारे मोड़ जो होते हैं वो 90 डिग्री के हो गए इसमें। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने प्रॉपर्टी एक आपको मैथ के लेक्चर में पढ़ाई थी कि ये जो होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस हो गया आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हमें निकालना है। अब हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मुझे दोनों ऐड कर देना है। ठीक है, मैंने सिंपली 8 बेस क्या है अपना, हमने बेस मान हो गया हमारा 6 का स्क्वायर 36, परपेंडिकुलर हो गया 8। ठीक, ये हो गया 64। इन दोनों को ऐड कर देना, स्क्वायर करके 100 आएगा और इसका रूट ले लेना। तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, ये अपनी आएगी 10 किलोमीटर। ठीक है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अब आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है। मैंने आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बताई थी कि 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, और इसमें जितने का भी मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही बनेगी। जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें मिल रहा है 6, 8 और 10। तो चूंकि 6 और 8 ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें 10 चाहिए, तो 10 यहाँ पर ये वाली जो दूरी आ जाएगी ये हमारी 10 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी रहा। उम्मीद है कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं। अब तक 6 प्रैक्टिस सेट हुए, 6 में ये डायरेक्शन सेंस का पहली बार क्वेश्चन आया, ठीक है, जो कि पूछा गया था अपने प्रीवियस ईयर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब इसको सॉल्व करिए आप। आपको पता है जब भी आपको मॉड और 97 दिखे हमेशा डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करें फटाक से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे a प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पर हो गया 4 प्लस का 6, 4 प्लस 6 और मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, और ये मॉड 6 प्लस 4 10, 10 मल्टीप्लाई 8 हो गया 80, 80 डिवाइड बाई 97, डिवाइड होगा नहीं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 80 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। In the question, some conditions or circumstances is provided to you. You have to make the logical judgment. Logical judgment बताना है। ठीक है, अब आप एक बार, आपका काम है कि आप एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड करें अच्छे से। ठीक है, रीड करिए फटाक से। जब आपने क्वेश्चन रीड किया, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इट इज, इफ इट इज नॉट सनी, अगर सनी नहीं है, इफ इट नॉट सनी देन इट इज क्लाउडी। मौसम के बारे में बात हो रही है। इफ इट इज क्लाउडी, अगर क्लाउडी है, देन इट माइट रेन, तो बारिश हो सकती है। टुडे इट इज नॉट रेनिंग, पर आज बारिश तो हो ही नहीं रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूड। एक बार फिर से देखें कि टुडे इफ इट्स नॉट सनी, अगर सनी नहीं है तो देन इट इज क्लाउडी, क्लाउडी। इफ इट इज क्लाउडी देन इट माइट रेन, अगर क्लाउडी है तो बारिश जरूर हो सकती है। देन इट इज, टुडे इट इज नॉट रेनिंग, अब आज बारिश नहीं हो रही, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आज बारिश नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आप बादल भी ना हो। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है बादल भी ना हो, लेकिन जब बादल नहीं होंगे तो क्या होगा? मौसम सनी होगा। ठीक, तो हम अपना ऑप्शन देखेंगे, इट इज डेफिनेटली सनी। क्या निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि सनी? नहीं, हो सकता क्लाउडी हो, बारिश ना हो रही हो, है ना। लेकिन जो स्टेटमेंट हम करेक्ट और करेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं वो ऑप्शन नंबर सी है कि इट माइट बी सनी, कि हो सकता है मौसम क्लाउडी ना होकर सनी हो। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कंसल्टिंग फर्म partners are split on whether to specialize in a niche market or maintain their current broad service offering। या तो वो नाइच मार्केट को मेंटेन करें या स्पेशलाइज हो जाए उसमें, और मेंटेन देयर करंट ब्रॉड सर्विस ऑफरिंग, और या तो क्या मेंटेन करें? करंट ब्रॉड सर्विस ऑफरिंग को मेंटेन करते रहें। द नाइच मार्केट ऑफर्स हायर मार्जिन्स, जो ये मार्केट ऑफर करती है हायर मार्जिन्स, बड़े मार्जिन्स को, बट लिमिट्स ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ इसमें लिमिटेड है, मार्जिन ज़्यादा है, ग्रोथ लिमिटेड है। पोटेंशियल, द ब्रॉड अप्रोच प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज बट फेसेस इंटेंस, लेकिन जो ब्रॉड अप्रोच है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करती है? मोर अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, बट फेसेस इंटेंस कंपटीशन एंड प्राइसिंग प्रेशर, लेकिन क्या फेस करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर भी हमें फेस करना पड़ता है। अब व्हाट डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो क्या होगा अपना? ठीक, देखिए क्या होगा, बताइए फटाक से क्या होगा, रीड करें। देखेंगे क्या बोला, स्पेशलाइज्ड इन नाइच मार्केट फॉर हायर प्रोफिटेबिलिटी, क्या हम उसमें स्पेशलाइज हो जाए, लेकिन उसमें तो लिमिटेड ग्रोथ है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। मेंटेन ब्रॉड सर्विस टू मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज, क्या हम मेंटेन अपनी ब्रॉड सर्विसेज को कर लें कि जिससे अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज़्यादा रहें। ठीक, नेक्स्ट बोला एनालाइज देयर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड
कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू डिटरमाइन द बेस्ट स्ट्रेटेजिक फिट, ठीक है। सर्वे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स टू डिटरमाइन देयर प्रेफरेंस, नहीं, हमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि हम पहले एनालाइज करेंगे कि इनकी कोर क्षमताएं क्या है, कोर कॉम्पिटेंस क्या है, ठीक है, एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इसके क्या है और इसके एडवांटेज क्या है, टू डिटरमाइन द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो उस हिसाब से हम अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 जो क्वेश्चन है ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, सिलोगिज्म, ठीक है। वेन डायग्राम से इसको मैं 100 मैक्सिमम सॉल्व करता हूँ, और इसका एक और मेथड होता है वो 150 वाला, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। आप कोशिश करें कि जो आपके एसएससी एग्जाम में आते हैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते। वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। क्या बोला, ऑल डेवलपर्स आर कोडर्स, ऐसा समझिए कि ऑल स्टूडेंट्स आर क्लास, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास के अंदर आ गए, ठीक। आर क्लासेस आर स्कूल, तो जितनी क्लास मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस स्कूल के अंदर आ जाएंगी। यही चीज़ यहाँ पर भी चलती है। बोला ऑल डेवलपर्स आर कोडर्स, जितने जितने डेवलपर्स हैं, ठीक, वो कैसे हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं वो हमारे कोडर्स हैं। ऑल डेवलपर्स आर कोडर्स, हमने ये वाला सर्किल बना दिया, ये बना दिया कोडर्स। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि सम कोडर्स आर गेमर्स। तो ये पूरा का पूरा कोडर्स का गोला है, ठीक है। इनमें से सम कोडर्स आर क्या है, कुछ कोडर्स ऐसे हैं जो गेमर्स हैं, कुछ कोडर्स कैसे हैं, जो गेमर्स हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मुझसे ये बोल रहा है कि नो गेमर इज लेजी, कोई भी गेमर जो है, इनमें से कोई भी गेमर जो है वो लेजी नहीं है, ठीक है। गेमर से लेजी का कोई भी कनेक्शन नहीं। ये मैंने अपना एक वेन डायग्राम बना लिया, और जो मुझे इस वेन डायग्राम में दिखेगा भाई मैं स्टेटमेंट में देखूंगा कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जो पॉसिबिलिटी होती है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होती है, उसको मैं सही मान के चलता हूँ, ठीक है। सम कोडर्स आर नॉट लेजी, कुछ कोडर्स ऐसे हैं जो लेजी नहीं है, ठीक है। कुछ कोडर्स ऐसे हैं जो लेजी नहीं है, ये पूरा का पूरा कोडर्स है। आपको पता है कि गेमर्स जो हैं वो कोई भी गेमर्स लेजी नहीं है, कोई भी गेमर्स लेजी नहीं है, और कोडर्स का कुछ भाग किस में आ रहा है, गेमर्स में आ रहा है। तो कुछ कोडर्स ऐसे भी हैं जो लेजी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये अपना सही बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1। अब सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल डेवलपर्स मे बी गेमर्स, सारे के सारे डेवलपर हो सकता है गेमर हो गए हो भाई, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को मैं करेक्ट मानती हूँ, ठीक। तो यानी कि बोथ, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 फॉलोज। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 सॉल्व करें फटाक से, जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, लेजी नहीं बनना है भाई, सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं भी इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैंने लगभग अब तक के एसएससी वाले फील्ड में मैंने अपने 400 to 500 के आसपास, हाँ 500 के आसपास मैंने अपने मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर रखे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ मैं सेक्शनल की बात करता हूँ, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा परिणाम निकालेंगे। उसका एक जो मुझे फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि मैं लगभग जिस भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ मेरी मैथ्स एंड रीजनिंग जो है आउट ऑफ जाती है। ये सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट का खेल नहीं है। कॉन्सेप्ट तो आपको हर कोई पढ़ा देगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे वहाँ से जो आपको सीखने को मिलेगा वो और कहीं से सीखने को नहीं मिल सकता। किसी भी टीचर से आप पढ़ लें, टीचर आपको केवल गाइड करेगा कि बेटा ये इस सवाल को मैं इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकता हूँ। आप उस कॉन्सेप्ट को वहाँ से सीखेंगे अगर अच्छा लग रहा है और अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट को बैठाएंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हमेशा बैठाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप उसी सवाल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप वो सवाल कभी गलत नहीं कर सकते, ठीक। वो सवाल भी गलत तब होगा जब आपसे गलती से गलत हो जाए, है ना, ईजिली तो गलत नहीं होने वाला है। तो इतनी प्रैक्टिस मुझे करनी है कि मैं 2 या 3 सब्जेक्ट में स्पेशलाइज तो हो ही जाऊँ, ठीक है। क्योंकि एसएससी जैसे एग्ज़ाम में अगर 3 सब्जेक्ट आपके कमांड में है, बहुत अच्छे अगर कर लेंगे तो फिर एग्ज़ाम निकल जाते हैं। जब से ये हो गया है कि अपना ये पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, तब से कुछ कट ऑफ पे भी असर पड़ा है। कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाने लगी। पहले जो कट ऑफ जाती थी 200 में लगभग 160 तक कट ऑफ गई है टीसीएस वाले एग्जाम से, ठीक। ऐसे नहीं मैं आपको 120 और 130 बताने लगता हूँ जिससे कि आप सब कमेंट करने लगते हो कि सर बहुत हाई कट ऑफ बता दी, 250-300 बता देते। ऐसे तो नहीं बता रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंस है मुझे तभी बता रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको, आप खुद से सोचिए कि आपके एक एग्ज़ाम होना है आपका केवल और केवल, और उसी से कट ऑफ लगनी है ना। अगर आप 200 में
मैं मानता हूँ 200 में अगर आप 130 नंबर लाएंगे, 200 में 130 नंबर लाने पे कितना परसेंट बना आपका? 65% बना आपका। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 65% मार्क ला के मैं सिलेक्शन ले लूँगा? 65% मार्क तो आपके घर में अगर आप रिजल्ट में लाएंगे तो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। कोशिश ये करनी कि मुझे 70% प्लस मार्क्स लेकर आने, है ना, तो वहाँ पर सिलेक्शन के चांस फिर बनते हैं। और अगर पेपर ईजी हो तो फिर ये मार्क्स भाई 90% भी पहुँच जाते हैं, है ना। बहुत सारी कट ऑफ्स लगती रहती हैं, आप देखिए, एनालाइज करिए कभी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट को लिखा गया है G20U, ठीक है। फास्ट को लिखा गया है G20U 6, 1, 19 और 20। इसको मैंने लिख दिया 7, ये हो गया 21, और 19 प्लस 1 को मैंने ऐड करके लिख दिया 20, ठीक है। और इधर लिखा है स्लो 19, 12, 15 और 23। इसमें प्लस 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 20, इधर प्लस 1 ऐड कर दिया 24 हो गया, और इन दोनों को मैंने ऐड करके लिख दिया, ये बन गया आपका 27। तो यानी कि क्या मिला आपको? T, A और X, टैक्स, ठीक है। T27X, T27X, ये बीच में डिजिट्स पूरी लिखी रहने देना, मैंने ये लिख दिया उसकी जगह, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अज्यूमिंग दैट द डाटा गिवन इन द स्टेटमेंट आर डेफिनेटली ट्रू, जो स्टेटमेंट में डाटा दिया गया है वही ट्रू है, इसके अलावा मुझे कुछ भी और नहीं सोचना है। क्या बोला स्टेटमेंट? सेवरल कंट्रीज हैव स्टार्टेड बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना शुरू कर दिया, ठीक। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है? प्लास्टिक वेस्ट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, भाई उसने बंद किया है तो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होना ही होना है, जायज़ सी बात है। क्यों बैन होगा? कोई काम क्यों बैन किया जाता है? उससे लॉस होना है, ठीक। तो प्लास्टिक वेस्ट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, ऑल प्लास्टिक मटेरियल्स इज विल बी बैंड, नहीं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। वो क्या बोल रहा है? सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा है, इसमें ऑल प्लास्टिक की बात कर रहा है। तो जो स्टेटमेंट में दिया हो मुझे उसको लेकर चलना है, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स। लेकिन जब भी आपने देखा होगा 10th 12th में क्या ले रहे हो? पीसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हो? पीसीएम। पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारा फिजिक्स, PHYSICS, फिर आएगा केमिस्ट्री, और फिर आएगा मैथ्स। तो बायो, मैथ की जगह क्या हो जाती है? कोई कोई बच्चे क्या ले लेते हैं? बायो ले लेते हैं, है ना। तो पीसीबी हो गया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ सिचुएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। इन अ सिचुएशन वेयर अ फ्रेंड कीप्स इंटरप्टिंग व्हेन यू स्कीप, ऐसी एक सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है कि एक जो फ्रेंड है, जब आप बोल रहे हो, होते हैं ऐसे 1-2-4 फ्रेंड एक सर्कल में, 2-4 नहीं तो 1-2 तो होते ही हैं, ठीक। क्या बोल रहा है कि इन अ सिचुएशन वेयर अ फ्रेंड कीप्स इंटरप्टिंग योर स्पीक, आप बोल रहे हैं, वो इंटरप्ट करता चला जा रहा है। व्हाट वुड बी द मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स, क्या होगा? कि इंटरप्ट देम बैक, मैं वापस जाके भी उसको इंटरप्ट करने लगूँ? नहीं, टॉक टू देम अबाउट इट रेस्पेक्टफुली, मैं इसके बारे में उससे रिस्पेक्टफुली बात कर सकता हूँ, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। कट देम ऑफ कम्प्लीटली, या तो उन्हें कम्प्लीटली कट देम कर दें, हो सकता है बहुत अच्छे दोस्त हो, कभी इरिटेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उनसे रिस्पेक्टफुली मुझे टॉक करनी चाहिए कि भाई ये मेरा इंपॉर्टेंट काम है, कृपया करके इसमें दखल अंदाजी मत दें, है ना। रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, 1-2 बार बात नहीं बनती कि तो आगे देखा जाएगा। 22 क्या बोल रहा है? फाइंड द मिसिंग नंबर, मुझे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। एक सीरीज दे दी गई है 9, 7, 4 और 2। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, बनाइए फटाक से। बोल रहा है 9, 7, 4 और 2। 9 से जब 7 की तरफ गए तो मुझे माइनस का 2 करना पड़ा, और इधर माइनस का 3 करना पड़ा, और 4 से 2 माइनस का 2, यानी कि ये सीरीज चल रही -2, -3, -2, और आगे करेंगे -3, और जब 2 में -3 कर देंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा क्वेश्चन जो हर सेट में आया, क्या बोल रहा है? यू आर अ टीम लीडर, आप टीम लीडर हैं इन अ स्टार्टअप कंपनी, एंड वन ऑफ योर मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैज बीन शोइंग साइंस ऑफ बर्नआउट, बर्नआउट के साइन शो कर रहा है वो। दे हैव बीन वर्किंग एक्सेसिव आवर्स, वो बहुत ही
एक्सेसिव आवर्स मतलब अत्यधिक घंटों से वो वर्क कर रहा है, देयर यूजुअल एंथुजियाज्म हैज बीन डिक्रीज, उसका जो एंथुजियाज्म है वो भी डिक्रीज हो गया। एंड यू हैव नोटिस्ड दे सीम इरिटेबल, आपने नोटिस करा कि वो इरिटेबल नोटिस होने लगे, ठीक है, इरिटेबल से दिखने लगे। एंड विथड्रॉन, हाउएवर दे कंसिस्टेंटली डिनाई दैट एनीथिंग इज रॉन्ग, या तो वो कंसिस्टेंटली डिनाई कर रहे हैं कि एनीथिंग कुछ भी रॉन्ग नहीं, सब ठीक चल रहा है। When asked directly and continue to take on additional responsibilities, और वो अपनी additional responsibilities जो हैं उसको लेने के लिए, responsibility को अपना responsibility को निभाने के लिए consistent है, ठीक। The company is going through a critical growth phase, जो कंपनी है वह critical growth phase की तरफ जा रही है। And losing this employee would not be determined, अगर मैं इस would be detrimental, हानिकारक हो सकता है, detrimental मीन्स होता है हानिकारक। बट यू आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट देयर वेलबींग, आप भी उसकी वेलबींग को लेकर कंसर्न है। भाई कोई भी कंपनी होती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, उनके लिए हर बंदा मैटर रखता है, ठीक। अगर इस एक बंदा उनको अगर वो छोड़ रहा है तो वो उनका एसेट है एक तरीके से, है ना, एसेट छोड़ रहा है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया होगा अपना काम करने का। अगर वो नया बंदा लाएंगे तो उस पर ट्रेनिंग के खर्चे देंगे, है ना, तो ये सब कंपनियां नहीं करना चाहती। तो बट यू आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट देयर वेलबींग, ठीक है। अदर टीम मेंबर्स हैव स्टार्टेड टू नोटिस एंड आर आस्किंग यू, आपसे पूछ रहे हैं अबाउट द सिचुएशन कि इसके साथ में क्या सिचुएशन है। व्हाट वुड बी द मोस्ट सोशली इंटेलिजेंस अप्रोच, आपकी सोशल इंटेलिजेंस जो अप्रोच होगी वो क्या होगी। respect their denial and continue to allow them to work as much as they want since they are adults who can make their own decisions about their workload। मैंने उसको छूट दे दी कि आप जो मनाए वो करो, जितना वर्क आए उतना वर्क कर सकते हो, ठीक है। mandate that they take time off immediately and refuse to accept their protest since you can clearly see that they need rest regardless of whether they say, आपको दिख रहा है कि उसको वो रेस्ट चाहिए तो आपने तुरंत दे दी उसको रेस्ट, ठीक। सी ऑप्शन बहुत ही बड़ा था तो ये टाइप नहीं हो पाया, तो मैंने ऐसे टाइप कर दिया, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट कन्वर्सेशंस, प्राइवेट कन्वर्सेशन की अपॉर्चुनिटीज क्लियर करूंगा, क्रिएट करूंगा। अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क और लाइफ का उसका बैलेंस बनाने के लिए। इंप्लीमेंट टीम वाइड वेलनेस इनिशिएटिव्स, टीम वाइड वेलनेस इनिशिएटिव इंप्लीमेंट करूंगा। एंड ग्रेजुअली रीडिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल मॉनिटरिंग देयर वेलबींग, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उनकी वेलबींग को देखते हुए। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हटेंगी तो वो थोड़ा सा फील फ्री महसूस करेगा, अपने आप को हल्का महसूस करेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो मुझे बहुत ही करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ए स्टार बी मैथमेटिकल ऑपरेशन 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 यानी कि यही वाले ऑपरेशन मुझे कंटिन्यू कर देना है। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर हो गया 16, ए हो गया 3, यानी कि 16 9 25 प्लस 3 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 28 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, डब्ल्यू बी डब्ल्यू बाई, इसमें बोल रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट या अलग कौन है जिसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। डब्ल्यू बी डब्ल्यू बाई आप देखेंगे 23 22 23 25, यानी कि माइनस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 2। सेकेंड में आए तो ये 10 13 16 19, यानी कि प्लस का 3 हो गया और ये प्लस का 3 हो गया और ये प्लस का 3 हो गया। सी नंबर क्या बोल रहा है 4 3 2 6, ये आपका -1 प्लस का 4 हो गया, ठीक है। एन एम एन पी, एन क्या हो गया 14, एम क्या हो गया 13, एन हो गया 14, पी हो गया 16, यानी कि -1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, -1 प्लस 1 प्लस 2। तो मुझे एक चीज दिख रही है कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में, पहले वाले में तो -1 हो रहा है, फिर +1 +2 हो रहा है, -1 +4 हो रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना इसमें कुछ माइनस हो ही नहीं रहा है, इसमें सारा का सारा प्लस करते ही चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये प्रॉपर एक अप्रोच को नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है इस ग्रुप से, ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। लास्ट वाले में एक मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 बच्चे दिखे मुझे जिसने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, ठीक है। कई सारे बच्चों ने देखा उसको, लेकिन केवल एक बच्चे ने कमेंट किया जो कि अपने को लेकर सीरियस है, ठीक। तो ऐसे ही बच्चों को जो अपने को लेकर सीरियस होते हैं उनके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सक्सेस पाने की, है ना। मैंने जैसे बोला कि क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जो है दे सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन आपका बनना है स्ट्रैप। स्ट्रैप से मिलकर कितने वर्ड्स बनेंगे। ठीक, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि आपके माइंड में हो सकता है 2 वर्ड हिट कर रहे हो लेकिन उसका आंसर 3 हो सकता है 3 हिट कर रहे हो उसका आंसर मोर देन 3 हो, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो कोशिश ये करनी है इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हो सके उतने आप बनाएं। ठीक है, तो एक तो स्ट्रैप अपने आप में ही एक वर्ड होता है, दूसरा एक वर्ड मैंने बना दिया इससे पार्ट्स। ठीक है, तीसरा एक वर्ड मैंने बना दिया ट्रैप, किसी जानवर को पकड़ने के लिए, और एक टार्प्स, TARPS। टार्प्स मतलब एक जो ट्रैप्स हो गया एक इनक्लोजर होता है, इनक्लोजर फॉर एनिमल्स। ठीक, और ये जो टार्प्स है ना ये टेम्पोलिन की एक सीट होती है। टेम्पोलिन की एक सीट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टार्प्स। एक हो गया ट्रैप्स, एक हो गया पार्ट्स, एक हो गया स्ट्रैप। ठीक, ये 4 वर्ड्स बने, मोर देन 3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने एक पैटर्न एनालाइज करा होगा कि इस क्वेश्चन में जितनी बार इस सेट में क्वेश्चन आया है उतनी बार इसका आंसर क्या रहा है, मोर देन 3 ही इसका आंसर रहा है ना। तो ये नहीं करना है कि आप रट के चले जाएं और अगले एग्जाम में अगर ऐसा है तो मोर देन 3 लगा दें, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है। ठीक है, तो जैसे आपको मिले बस सॉल्व करिए। ठीक है, कुछ बच्चे कल कमेंट कर रहे थे सर मैथ की क्लास कब से आएगी, तो क्योंकि आपकी ऐप की भी क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो जाता है और थोड़ा सा मैं भी इस टाइम बिजी हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा जब जैसे ही फ्री होता हूँ तुरंत आपकी मैथ क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितना कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है या ऐप पे जो बच्चे एनरोल हैं, ऐप वाले बच्चों को विशेषकर ये ध्यान रखना है कि हमारे ऐप पे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जो है यूट्यूब पर हो रही है, तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन जरूर लेना है। अच्छा, यूट्यूब वाले बच्चों को ये ध्यान देना कि जो भी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको मिलता जा रहा है उसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे हो जो अभी भी SSC फार्मासिस्ट वाले बैच से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप हमारा ब्रेन डेस्क एप्लीकेशन यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर कोर्स भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है और हमारे कुछ कोर्स अपकमिंग जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए कुछ आने वाले हैं, तो जुड़े रहें ब्रेन डेस्क वीडियो के साथ और अपना जो तैयारी है अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहें। ठीक है, आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।